आज हम प्रोविजन ही कराएंगे, लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन के बाद। क्या एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनिए। अभी तक हम लोगों ने जो प्रोविजन बनाए हैं, बेसिकली फॉर फ्यूचर लॉस, फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। प्रोविजन फॉर बैड डेट आपके लिए फ्यूचर लॉस के लिए प्रोविजन है। सिमिलरली प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस आपके लिए फ्यूचर का एक्सपेंसेस के लिए आपका प्रोविजन है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा जो इससे पहले आप लोग नहीं सुने हैं। इज वेरी अनकॉमन टू यू। फ्यूचर में अगर एक्सपेंसेस है तो उसका लॉस है, तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन कर लेते हैं आज। और प्रोविजन मेरा क्या लायबिलिटी है, क्या है मेरा लायबिलिटी, कहां से प्रोविजन करेंगे सर? बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन तो कुछ नहीं है सर, बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट एस्टीमेट। तो मैनेजमेंट क्या एस्टीमेट करता है बेटा? मैनेजमेंट एस्टीमेट करता है लॉसेस, मैनेजमेंट एस्टीमेट करता है एक्सपेंसेस। उसके बेसिस में आप लोग प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर लॉसेस करते हैं, जिसका दो एग्जांपल है। एक है प्रोविजन फॉर बैड डेट, दैट इज, एंड दूसरा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, जो हम लोगों ने फुल हद तक किया है। अकाउंटिंग वाइज और एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज प्रोविजन फॉर इनकम। मतलब सर इनकम मिलेगा उसके लिए आप प्रोविजन कर रहे हैं। नॉर्मली एक्सपेंसेस लॉसेस होगा उसके लिए प्रोविजन तो सुने हैं, लेकिन इनकम होगा उसके लिए प्रोविजन, ये वेरी अनकॉमन है, लेकिन कॉन्सेप्ट में है जो आपका सिलेबस में भी है। दैट इज प्रोविजन फॉर इनकम। प्रोविजन फॉर इनकम का मतलब है आपको पता है फ्यूचर में कोई इनकम होगा, कोई गेन होगा, दैट इज इनकम नहीं, ये प्रोविजन किया जाता है प्रोविजन फॉर इनकम गेन के लिए। गेन मतलब कोई एसेट का वैल्यू डिक्रीज होगा, एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा, मुझे आउटफ्लो कम होगा, तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन करते हैं। एग्जाम्पल यहां पर एक ही एप्लीकेबल होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव क्या है? डिस्काउंट रिसीव जैसे डिस्काउंट अलाउ क्या होता है सर? डिस्काउंट अलाउड होता है, आप अपने कस्टमर को 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है, उसको बोला है 2/30। इसका मतलब है अगर आप 30 के भीतर दे देते हैं, सॉरी 2 महीने के भीतर दे देते हैं, तो आपको मैं 2% से फॉर एग्जाम्पल 5% डिस्काउंट दूंगा, कस्टमर को बोल रहे हैं। सिमिलर वे में आप भी तो किसी के सब कस्टमर नहीं, आपका भी तो किसी किसी के कस्टमर है, मतलब आपका भी तो कोई सप्लायर है जिसको आपको पेमेंट करना है। तो वो पेमेंट करने के लिए अगर आपका क्रेडिट पीरियड से पहले आप पेमेंट कर देते हैं, तो आपका इनकम डेफिनेटली आ सकता है। तो ये इनकम आपका क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड। कस्टमर को आप लोग जो देते हैं डिस्काउंट अलाउड, लेकिन सप्लायर आपको जो देता है आपके लिए हो जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। वो इनकम है बिकॉज मुझे जो पैसा देना चाहिए था, जो मेरा आउटफ्लो होना चाहिए था, उससे कम आउटफ्लो हो रहा है। मतलब 20,000 अगर 10% डिस्काउंट मिलता है, तो 18,000 में ही मैं 20,000 का सेटलमेंट कर सकता हूं। एम आई करेक्ट और नॉट? यस Yes, सर। sir. तो ये हो गया मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या हुआ ये मेरा? दैट इज माय डिस्काउंट रिसीव्ड। ये डिस्काउंट रिसीव का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोविजन कर सकते हैं। भाई इस डिस्काउंट रिसीव तो मुझको मिलेगा ही मिलेगा, अगर मेरा इनकम सर्टेन है तो व्हाई नॉट मैं उसके लिए प्रोविजन करके रखूंगा। यस, वो कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड इनकम। तो अगर प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर लॉसेस आपका लायबिलिटी है, सिमिलरली प्रोविजन फॉर इनकम आपका क्या होना चाहिए? अगर एक्सपेंसेस लॉसेस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपका लायबिलिटी है, तो प्रोविजन फॉर इनकम आपको क्या होगा? फ्यूचर में आपको पैसा मिलने वाला है, फ्यूचर को आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, दिमाग में जोर दो, हम लोग ये लैंग्वेज पढ़ चुके हैं। वो अकाउंट आपका क्या होगा? 5 अकाउंट का नेम एसिड है कौन सर, सी कैटेगरी? हाँ, एसिड सर, एसिड फ्यूचर बेनिफिट। वेरी गुड, एसेट्स। ओ मेरा हो जाएगा एसेट, इट इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज माई एसेट्स। अगर ये मेरा एसेट है, आई रिपीट,
अगर ये मेरा एसेट है तो इसको क्या करना पड़ेगा, जितना प्रोविजन फॉर इनकम क्रिएट करोगे उतना क्या आपका एसेट का बैलेंस बढ़ेगा ना एसेट का बैलेंस घटेगा। प्रोविजन फॉर इनकम जितना बढ़ाओगे, अगर प्रोविजन अकाउंट आपका एसेट है प्रोविजन फॉर इनकम, तो जितना बढ़ाओगे तो एसेट बढ़ेगा ना घटेगा बेटा, इंक्रीज होगा। एसेट बढ़ाने बढ़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा सर, डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट कॉरस्पॉन्डिंग किसको करेंगे सर, ये तो कोई बाहर का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये अंदर का ट्रांजैक्शन है, मैनेजमेंट का एस्टिमेट्स है। अगर मैनेजमेंट का एस्टिमेट्स है तो क्या करेंगे बेटा, बोलो बोलो, इसको क्या करेंगे बेटा सर, देन पीएल को पहले डेबिट किए थे, यहां पर पीएल को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट Credit, करेंगे। sir. तो जर्नल क्या हुआ, वो बेटा जर्नल क्या हुआ, जर्नल क्या हुआ, प्रोविजन फॉर इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन फॉर अकाउंट। इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस Profit and loss टू account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर और नॉट, व्हाई इट इज एसेट, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज अ एसेट। एंड कॉरस्पॉन्डिंग अगर एसेट मिल गया तो कहां से क्रिएट होगा, इंटरनल ट्रांजैक्शन मैंने बोला था, नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन नहीं है, इंटरनल ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट एस्टिमेट से अगर होता है तो क्या होगा, सर पीएल से कंसीडर करेंगे, पीएल को हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्लियर और नॉट, यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो इसके ऊपर कॉन्सेप्ट रख के हम लोग काम करेंगे। इज आज प्रोविजन का क्लास नंबर 5। Yes, sir. तो क्या है देखो, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑलरेडी डन। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी दैट इज क्रिएटेड, नॉट हैपेंड, दोनों में अंतर बुझो। प्रोविजन इज क्रिएटेड, आप क्रिएट करते हो, घटना हुआ नहीं। हाँ उसके पीछे एक लॉजिक होता है, लेकिन प्रोविजन इज क्रिएटेड, कैसे क्रिएट होता है, बेस्ड ऑन मैनेजमेंट एस्टिमेट्स, मैनेजमेंट एस्टिमेट के बेस करके ये क्रिएट किया जाता है। फॉर नोन पर्पस द आउटकम विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी बट द अमाउंट इज नॉट नोन, इट इज क्रिएटेड बाय चार्जिंग द प्रॉफिट, debiting profit and loss account. So PL account debit, provision for expenses and losses already we have done. Okay, now provision for income, it is the provision which is created for known income which is measurable in terms of money but amount is not known. It is created by, which is created obviously by estimate of the management for known income which is measurable in terms of money but amount is not known. It is created by crediting profit and loss account. This kind of provision is the asset of the entity based on the future income. Okay, provision for income account debit to provision for losses, profit and loss account जो already आपको डिस्कस कर दिया। This is a this kind of provision is the asset of the entity, asset for the entity based on the future income. तो क्यों एसेट है, बिच फ्यूचर में मुझे इनकम मिलेगा बट आई डोंट नो व्हाट इज द अमाउंट परफेक्टली, बट मिलेगा, आई एम सर्टेन वेरी मच। अगर आई एम सर्टेन वेरी मच जब मुझको मिलेगा, अकाउंट नॉट नोन, then it is provision for income. That's why provision for income account debit to profit and loss account. Example, provision for discount receipt जो सिलेबस में है। एक इसके ऊपर कैलकुलेट होता है, वेरी इजी, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग लायबिलिटी, दैट इज यहां पर हम लोगों के लिए दैट इज सन्ड्री creditors based on the rate estimated from the past experience. In our example, provision is calculated on the closing creditors balance.
process of accounting, opening provision account with opening balance of the last year provision जैसे किया था, लेकिन नॉर्मली प्रोविजन क्रेडिट साइड में आता है, यहां पर प्रोविजन डेबिट साइड में आएगा बिकॉज इट इज एसेट. Income gain during the year is transferred to the provision for income account. Same logic because already we have created provision for income. तो जो मेरा इनकम हुआ है वो मैं कहां पर ट्रांसफर करूंगा सर? वो मेरा प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा because it is first year. I repeat, because it is first year. Since it is first year, तो आपको ये प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा. तो अगर ये फर्स्ट ईयर का नहीं होता देन सर फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट रिसीव हम लोग पीएल में चार्ज करते. सिंस ऑलरेडी प्रोविजन फॉर इनकम हम लोग कर चुके हैं, मेंटेन करते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग प्रोविजन अकाउंट में चार्ज करेंगे, जैसे सेम हम लोगों ने चार्ज किया है प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए. ओके ओके सर. चलिए एक प्रॉब्लम में आते हैं. Trial balance as on questions. Trial balance as on 31st March 2021 of Mr. S. Shah contains the following in items. Contain the following items. क्या क्या है? Provision for discount received 2000, discount received 2500, sundry creditors 2,40,000. On inquiry, it was ascertained that creditors include number one, rupees 15,000 due from Mr. Sen and debtors include 20,000 due from Mr. B Sen. मतलब क्या होगा? नंबर ए पॉइंट क्या बोल रहा है बोलो तो? rupees 15,000 due from Mr. B Sen and debtors include rupees 20,000 due to Mr. B Sen. क्रेडिटर्स का लीज दिखा रहा है 15,000 बी सेन को तुमको पेमेंट करना है और डेटर्स दिखा रहा है 20,000 बी सेन तुमको मिलने वाला है. बोलो क्या होगा? म्यूचुअल सेटअप कर देंगे सर. सर वेरी गुड. म्यूचुअल सेट ऑफ कितना अमाउंट? 15,000. 15,000. कल भी तुमने आंसर दिया, आज भी तुम ही आंसर दिए. 15,000. तो क्रेडिटर सेट ऑफ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. देन नंबर बी, रुपीज 10,000 ड्यू टू ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर. क्रेडिटर्स परचेज ऑफ फर्नीचर जो है वो तो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर गुड्स नहीं है, तो ये मुझको अलग से दिखाना पड़ेगा. प्रिपेयर प्रोविजन अकाउंट. चलिए तो डिस्काउंट रिसीव कितना बैलेंस? डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस 31,321 में 2,500. यस और नो? क्वेश्चन Yes, में और मेरा ऑलरेडी प्रोविजन मैंने क्रिएट करके रखा है. यस और नो? मैंने ऑलरेडी प्रोविजन फॉर इनकम क्रिएट करके रखा है. देखो 2,000 रुपया. यस और नो? प्रोविजन अकाउंट में अगर देखते हो तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है. तो मुझे बेटा ये बताओ, अगर मैंने प्रोविजन क्रिएट करके रखा है 2,000, तो ये इनकम जो 2,500 हुआ है वो क्या पीएल में चार्ज करेंगे, पीएल में क्लोज करेंगे ना प्रोविजन अकाउंट में क्लोज करेंगे? प्रोविजन अकाउंट में क्लोज करेंगे. अगर ये फर्स्ट ईयर होता तो पीएल में जाता 100%, लेकिन अगर प्रोविजन क्रिएट हो जाता है तब तो सर कहां पड़ जाएगा? प्रोविजन अकाउंट में. यस और नो? यस सर. यस सर. चलिए तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में ट्रांसफर होगा. ट्रांसफर पीएल का जगह कहां पर ट्रांसफर हो रहा है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में 2,500. तो टोटल 2,500.
डन। तो पहले हम लोग बैड डेट बाय डिस्काउंट अलाउड कहां पर क्लोज करते थे? प्रोविजन अकाउंट में, बिकॉज मेरा प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट है। यहां पर प्रोविजन फॉर इनकम कहां पर क्लोज करेंगे सर? प्रोविजन अकाउंट, सॉरी, डिस्काउंट रिसीव कहां पर क्लोज करेंगे? प्रोविजन अकाउंट में। नॉर्मली वो बैलेंस डेबिट में आता था बिकॉज दे आर द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। ये इनकम है, दैट्स व्हाई ये कहां पर आया है? क्रेडिट साइड में। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव मैंने ऑलरेडी बोल दिया, पीछे फ्यूचर में मिलने वाला है इनकम, दैट्स व्हाई मेरा एसेट। तो एसेट का बैलेंस डेबिट में होता है, तो दैट्स व्हाई 1/4/2021 में ना 1/4/2020 ठीक ही है। 1/4/2020 में प्रोविजन का बैलेंस है 2000 रुपया। डिस्काउंट रिसीव को कैंसिल किया है 2500। नाउ करंट ईयर का प्रोविजन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपका कितना है? 2,40,000. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव कितना है? 2000। और जो प्रोविजन और जो इनकम प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर किया है 2500। नाउ क्लोजिंग क्रेडिटर्स हाउ मच? एज पर बुक, एज पर बुक ना लिख के लिखो एज पर ट्रायल बैलेंस 2,40,000। म्यूचुअल सेट ऑफ कितना? लोएस्ट अमाउंट, मतलब 20 सेंट से मुझको पेमेंट भी करना है, 20 सेंट से रिसीव भी करना है। मैं 20 सेंट को 15,000 पेमेंट करूंगा और 20 सेंट से मुझे 20,000 मिलना है। तो मतलब सर 15,000 दो साइड से सेटल कर दीजिए। नेट 5,000 में 20 सेल से लूंगा बिकॉज 15,000 दो साइड से सेट ऑफ हो जाएगा। सो डेटर से भी 15,000 घटेगा, क्रेडिटर से भी 15,000 घटेगा। तो सेट ऑफ 15,000 समझ में आया? Yes, sir. Mutual set of lowest amount. Creditors for furniture. Creditors furniture is not a goods, जो सन्डे क्रेडिटर्स में नहीं आना चाहिए वो सप्लाई क्रेडिटर्स में दिखा दिया 10,000। तो दो लेस करने के बाद आपका करेक्टेड कितना आया? करेक्टेड बाय एडजस्टेड क्रेडिटर्स 2,15,000। उसके ऊपर आप सोच रहे हैं आपको 6% डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज यू आर थिंकिंग मेरे पास सफिशिएंट कैश है और मैं क्या कर सकता हूं, आरडी पेमेंट करूंगा एंड 6% डिस्काउंट मुझे मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज 6% डिस्काउंट मिलेगा, तो अमाउंट होता है 12,900। 6% ऑन 2,15,000। डन। तो 12,900 इज अ क्लोजिंग प्रोविजन। सर ये बाई बैलेंस में बैठेगा क्लोजिंग प्रोविजन 12,900। क्लोजिंग बैलेंस कितना मेंटेन करना चाहते हो? 12,000 क्लोजिंग में, दैट्स व्हाई नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग में ये डेबिट साइड में आएगा। तो चलो एक बार ओपनिंग दिखा देते हैं। सीडी 1/4/2021 बैलेंस नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 12,900। हाउ मच द नेट अमाउंट ट्रांसफर? 13,200. टोटल सर 15,400 होगा। दिन 13,200 फिगर गलत है। डन। हाँ सर सही है। ठीक है। यस सर। तो चलिए हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव भी सीख चुके हैं। नॉर्मली अब मैं आप लोगों को कोई सवाल है तो करिए, नहीं तो मैं आपको एक मजे का इंफॉर्मेशन दूंगा। सर हाँ कैरी ऑन।
सर जो उसमें पीएल में हम लोग ट्रांसफर किए सर 13,400 यस सर, 13,400 जो ट्रांसफर किए सर, यस तो उसमें सर 500 जो है सर वो तो प्रीवियस ईयर का है सर। 500 है जो प्रीवियस ईयर में, अच्छा ना, गॉट योर पॉइंट। मैंने प्रीवियस ईयर का नहीं है, प्रीवियस ईयर का रिलेटेड इनकम मुझे अभी मिल रहा है, वो उस टाइम जनरेट नहीं किया, अभी इनकम जनरेट किया है। दैट्स वाई प्रोविजन किए थे 2500 के भीतर 2000। अली बहुत लाइन में जा रहे हो, वेरी गुड। 2500 के भीतर 2000 ऑलरेडी लास्ट ईयर में मैं अकाउंटिंग कर लिया था, लास्ट ईयर में मैंने इनकम शो कर लिया था। उससे ज्यादा जो हुआ है 500, मैं मान के चल रहा हूं इस बार में मेरा अनसर्टेनिटी जो था वो क्लियर हो गया, 500 रुपया, तो 500 रुपया इस बार का पीएल में आएगा। सो 500 इस बार का पीएल प्लस इस बार का क्रेडिटर्स के ऊपर 12,900, दो मिला के 13,400 आया समझ मतलब में। जी सर, मतलब डेटर्स में जो हम लोग। डेटर्स नहीं, लैंग्वेज ठीक करो, क्रेडिटर्स। जी नहीं सर, ये वाला नहीं सर, जो कल करवाए थे सर, कल जो सेम किए। थिंग, सेम कॉन्सेप्ट, सेम हाँ कॉन्सेप्ट। अगर ज्यादा प्रोविजन हो गया, अगर मान लीजिए प्रोविजन ज्यादा हो गया, उसको बोलते हैं एक्सेस प्रोविजन। तो जी एक्सेस सर। प्रोविजन मतलब लास्ट ईयर का जो इनकम मैंने लॉस सोचा था उतना लॉस नहीं हुआ, तो एक्सेस प्रोविजन हो गया, तो इस साल का इनकम हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। ओके। बहुत कम स्टूडेंट्स, मुझे अच्छा लग रहा है ये बैच को पढ़ाने में, लोगों को बैलेंसिंग फिगर बोल दे तो मजा आई, बिकॉज ट्यूशन भी तुम बैलेंसिंग फिगर ही बोलता है, लेकिन बहुत कम लोग सवाल करता है ये 13,400 फिगर आया कैसे। टीचर बोलेगा बैलेंसिंग फिगर, लेकिन आप लोग को मैं एक्सपेक्ट करूंगा, आप लोग बोलेंगे नो सर व्हाई इट इज अ बैलेंसिंग फिगर, वो समझाइए। 13,400 वेरी, जितना खुद को क्वेश्चन करोगे, जितना क्वेश्चनिंग माइंड होगा, उतना ही आप बहुत दूर तक इसको लेके जाओगे। 13,400 तो बैलेंसिंग फिगर हो तो रिक्शा वाला भी जानता है, इसमें क्या स्पेशल है। 13,400 फिगर, वो दो ऐड कीजिए, वो माइनस कीजिए, हो जाएगा 13,400। रिपीट, आई एम रिपीटिंग, व्हाई 13,400, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ द ऑनेस्ट स्टूडेंट। डोंट प्रूव इट सर हम लोगों को बाई चांस मिल गया हम लोग आ गए हैं, नो। हर जगह सोचो क्यों 13,400 है भाई, टोटल डिबिट करने से, वो माइनस करने से 13,400 आपका बैलेंसिंग फिगर आता है, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो उसके लिए मेरे पास पढ़ने का क्या जरूरत है। बट वाई बैलेंसिंग फिगर है तो समझ गया, लेकिन वाई सर दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज सर 12,900 इस साल का इनकम है, प्लस लास्ट ईयर में मैंने सोचा था 2,500 के भीतर, लास्ट ईयर में 2,000 इनकम होगा, मेरा एक्चुअल इनकम हुआ 2,500, तो 500 इनकम इस साल में रिकॉग्नाइज ज्यादा होगा, तो 500 प्लस 12,500 कुल मिला के 13,400। क्लियर। यस सर। बाबा इतना सवाल मत करना, अरे बाबा, ठीक है। डन। यस सर। चलिए, मैं एक चीज आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करूंगा, मुझे लगता नहीं है होगा, बट आई विल ट्राई। मैं पूरा नहीं कराऊंगा, मैं आपको इसका करके बोल दूंगा, उसके बाद आप लोगों का प्रॉब्लम है तो मैं हैंडल करूंगा। एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये अगर आप पूछेंगे सर ये क्या ईयर में आया है, मेरा स्ट्रेट वे में आंसर होगा यस आया है। चलिए, इसका एक पार्ट हम लोगों ने किया है, मतलब एक कॉन्सेप्शन हम लोगों के पास है। चलिए, क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम 2, द बैलेंस शीट ऑफ यू लिमिटेड the balance sheet of
U Limited as at 31/3/2090 includes the following. वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, आपको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. स्टॉक का फिगर दे दिया है 45,000, छोटा बैलेंस शीट है. स्टॉक का फिगर दे दिया है 45,000, डेटर्स का फिगर दिया है 80,000, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट. मैंने बोला था इफ यू क्रिएट द प्रोविजन अगेंस्ट द लॉसेस ऑफ द एसेट वैल्यू, देन उसको लेस करोगे कहां से? वे ऑफ प्रेजेंटेशन एसेट से लेस करोगे, ठीक है. लेकिन अगर यू आर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस तो लायबिलिटी साइड में दिखाओगे. सर अल्टीमेटली इफेक्ट तो सेम ही आया, एसेट से माइनस करके लिखना और लायबिलिटी से साइड में लिखना, मतलब तो एक ही है. यस, मतलब एकदम एक है. तो डेटर्स 80,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,076, that is the realized expected realization, less provision for discount 1,974,100. Bill receivable 15,000. From the cash book and other documents for the year ended, the following particulars are available. ध्यान से देखो. Creditors के लिए भी है 65,000 less 1,300, 63,700. Receipt from debtors after allowing 2.5% discount 3,15,000. पेमेंट टू क्रेडिटर्स नेट ऑफ डिस्काउंट. बोलो तो ये दो वर्ड हम लोग कहां सीखे थे? कहां पर तो सीखे थे. मेमोरी लगाओ. इसका मतलब आप लोग घर में पढ़ते नहीं हो. सर कलेक्शन में पढ़े. कहां वही तो मैं जानना चाहता हूं. कंट्रोल अकाउंट में. कंट्रोल अकाउंट. वेरी गुड. लड़की लोग तो वेरी स्मार्ट, बाकी सब लड़के लोग हाँ करके बैठा है. यस, कंट्रोल अकाउंट्स में अपने पढ़े थे इसको. वहां पर डिस्काउंट रहेगा तो कि डिस्काउंट का अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे. यस और नो? यस सर. तो 2,51,000 रिप्रेजेंट करता है 97.5 एंड 2,35,200 रिप्रेजेंट करता है 98. एम आई करेक्ट? Yes, sir. चलो. यस सर. यस सर. रिसीव फ्रॉम मैच्योरिटी ऑफ बिल. बिल ऑफ मतलब बिल रिसीवेबल से आप रिसीव कर रहे हैं 40,000. पेमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स पेबल्स के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं 27,000. Endorse bill dishonor 2,000, acceptance dishonor 1,500, purchase during the year 4,25,000, debt written off during the year 4,500. Sorry, purchase 4,25,000. Goods were sold invariably at a profit 33.33% on cost. Of the total purchase, 20% for cash. The credit sale were 75% of the total sales. On 31/3/20, value of closing stock 50,000, bill receivable and bills payable were 16,500 and 10,000 respectively. Prepare provision account, provision for discount account, provision for discount received account. Assuming the percentage of provision will remain same as before. बोलो पहले क्या मिसिंग है यहां पर? ये क्वेश्चन में क्या मिसिंग है? क्लोजिंग और ओपनिंग. मैं एक बात आप लोगों को करना चाहता हूं, दैट इज मैं ये प्रॉब्लम आज आप लोगों को नहीं कराऊंगा. ये प्रॉब्लम मैं आप लोगों के सामने बता और होमवर्क दूंगा. आप लोग जो मन में आए बुद्धि लगा के क्लिक करके दिखाइए. कंट्रोल अकाउंट में आपने बहुत हद तक किया है. बुद्धि लगा के मैं देखना चाहता हूं कौन बुद्धि लगा के इसको करता है. एकदम उसको वेरी गुड बोलूंगा. डन. ये मैं यहां पर नहीं करूंगा लेकिन यहां पर नहीं. इसके लिए मुझे एक दिन लगेगा बिकॉज ये प्रॉब्लम करने में वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कॉन्सेप्शन सामने आएगा, बहुत कुछ सामने आएगा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दिया. आप लोग बुद्धि करके आप निकालेंगे. मैं आप लोगों को बोलूंगा नहीं क्या करना है. डन. ओके सर. ओके सर. ओके सर. अच्छा, अब मैं आप लोगों को और एक चीज बताऊंगा, दैट इज ये जो मैंने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव किया है ना, अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है जिसका नाम होता है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट. क्या नाम होता है बेटा? कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट.
कंजर्वेटिव का मतलब होता है आप फ्यूचर का लॉस एंड फ्यूचर का एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन फ्यूचर इनकम को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्या बताया? क्या बताया बेटा, बोलो क्या बताया? फ्यूचर एक्सपेंसेस को फ्यूचर कभी एक्सपेंसेस फ्यूचर एक्सपेंसेस लॉसेस को तो रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन फ्यूचर इनकम को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बताया था तो। यस सर। सर क्यों सर? लेकिन सर दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। हम लोग फ्यूचर में डर हम लोग रखते हैं, मेरा ये लॉस हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो हम लोग नहीं सोचते हैं। जैसे फ्यूचर में अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे तो कितना मजे से, पढ़ाई लिखाई अगर नहीं करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, हम लोगों को अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा, हम लोग बड़ा पैसा नहीं कमा सकेंगे, ये सब हम सोचते हैं। लेकिन ये कभी सोचते हो जे फ्यूचर में अगर मैं अभी पढ़ाई लिखाई करूंगा तो फ्यूचर में मैं बहुत कमा सकता हूं? लोग डरते हैं। तो बिजनेस में कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब है आप बिजनेस में जो एस्टिमेट करेंगे दैट इज फॉर फ्यूचर लॉसेस के लिए कर सकते हैं, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए लॉसेस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी फ्यूचर जो इनकम होगा, फ्यूचर एक्सपेंसेस होगा, फ्यूचर लॉसेस होगा, इसके लिए आप प्रोविजन करते हैं, लेकिन फ्यूचर इनकम होगा उसके लिए आप प्रोविजन नहीं करते हैं। एक अकाउंटिंग का एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, जिस कारण के लिए हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, जो फ्यूचर एक्सपेंसेस है फ्यूचर लॉसेस है, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, आज सुबह से आप लोगों ने आपने जो कराया है आपके सामने ही है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव, सर ये तो प्रोविजन फॉर इनकम हुआ है, यस और नो? यस सर। आप कुछ देर पहले ही बोले हैं जे हम लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट वाइज प्रोविजन करते हैं फॉर फ्यूचर लॉस, फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, लेकिन कभी भी फ्यूचर इनकम के लिए एस्टिमेट नहीं करते हैं। लेकिन सर आप तो यहां पर फ्यूचर इनकम के लिए डिस्काउंट रिसीव तो नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा क्रेडिटर से जल्दी सेटलमेंट करने के लिए, तो उसके लिए तो आप दिखा रहे हैं फ्यूचर इनकम के लिए। एग्जैक्टली राइट। अकाउंटिंग कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स बोलता है डोंट रिकॉग्नाइज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड। अकाउंटिंग एस्टिमेट बोल रहा है मत करो, लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है करो। देन ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट बोल रहा है करो तो ठीक है, उसको बाहर में आंसरेबल नहीं है तो करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर बाहर होता है, ये अगर कंपनी होता है जहां पर बाहर में रिपोर्टिंग कंपनी को देना पड़ता है, देन आपको अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन फॉलो करना पड़ेगा, जो बोल रहा है कभी भी फ्यूचर इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करो, ओनली फ्यूचर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करो। क्लियर और नॉट? लेकिन सर हम लोगों ने तो किया है, आपको दिखाया है यहां पर। यस, क्वेश्चन में, सिलेबस में आपको बोला है ये सीखने के लिए, तो हम लोगों ने सीखा है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर पूछेंगे, कभी भी कोई बंदा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट्स में नहीं शो करता है। लेकिन हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ये चल सकता है, एग्जाम में आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये नहीं हो सकता। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस हो सकता है, प्रोविजन फॉर लॉसेस हो सकता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट हो सकता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड हो सकता है, लेकिन कभी भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव नहीं हो सकता है। लेकिन आपने क्यों कराया है? बिकॉज सिलेबस में था। इवन कंजर्वेटिव एस्टिमेट का बाहर है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली तो था। अगर कॉन्सेप्चुअली था तो मुझे सिखाना पड़ेगा। इवन मॉडर्न अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में इसको इग्नोर करने के लिए बोला है, लेकिन तब भी हमको करना पड़ेगा बिकॉज सिलेबस में है। सिलेबस में क्यों है? बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सिलेबस में है, जो कर सकता है ओके, तब हो सकता है। यस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किसी के लिए का पास आंसरेबल नहीं है। जिसके जिसके घर में दुकान है वो किसी के पास आंसरेबल है? नो, ये मेरा बिजनेस है, मैं और मेरा पापा जानते हैं, तो हम लोग बाहर में किसी का आंसरेबल नहीं है। दैट्स वाई आप चाहे तो कर सकते हैं। तो हम लोगों को स्टूडेंट को सिखाना पड़ेगा कैसे आप ये इनकम का प्रोविजन क्रिएट करेंगे।
इसके लिए हम लोगों ने नॉलेज दिया, अकाउंट्स बनाया आपके लिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल पार्लेंस से पूछेंगे, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से पूछेंगे, माय डियर, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू आर क्रिएटिंग प्रोविजन अगेंस्ट इनकम। लेकिन हम लोग सीखेंगे और हम लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करना है, बिकॉज इट इज विद इन आवर सिलेबस। क्लियर सर? Yes, sir. सर फ्यूचर में इनकम होना भी तो जरूरी है ना सर? फ्यूचर इनकम, हाँ वो तो होगा ही, लेकिन उसके लिए करंट ईयर में उसका बेनिफिट क्यों दिखाओगे? जब फ्यूचर इनकम होगा तब दिखाओगे। तुम सेल 5 साल, दो नेक्स्ट ईयर का सेल अभी दिखाते हो ना, नेक्स्ट ईयर का सेल जब होगा तब दिखाते हो। जब होगा तब दिखेंगे। तो डिस्काउंट जब होगा तब होना चाहिए, तो आप क्यों दिखाया है? बिकॉज यहां पर एस्टिमेट करने के लिए बोला है, लेकिन अकाउंटिंग कंजर्वेटिव बोल रहा है ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके सिलेबस में है और सोल प्रोप्राइटरशिप चाहे तो ये इनकम दिखा सकता है। दैट्स व्हाई मैंने आपको सिखाया, दैट इज द लॉजिक। ओके सर। और सर पार्टनरशिप हो तो? पार्टनर्स अगर चाहे तो कर सकता है, लेकिन कंपनी है तो कभी नहीं कर सकता है। कंपनी के मालिक के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग डॉक्ट्रिन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन के ऊपर निर्भर करता है। सभी निर्भर करता है, लेकिन अगर जहां पर कंपलसरी बोला है करने के लिए, यू कैन डिनाई। अगर सर बोला है तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो करना ही पड़ेगा, तो सीखना भी पड़ेगा। सर ये कैसे होगा, कहां पर प्रेजेंट होगा, इसलिए इतना कुछ मुझे बोलना पड़ा। सर? हाँ सर जिसका अपना बिजनेस हो? वही तो, उसका ही नाम है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जिसका अपना खुद का बिजनेस है। जो 4 पार्टनर मिलके करता है उसका बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। जहां पर कंपनी बिजनेस फॉलो होता है वो उसका नाम होता है कंपनी अकाउंट्स। सेमेस्टर 3 में आप लोगों का यही पार्ट हम सर कराएंगे। आप लोगों का होगा पार्टनरशिप बिजनेस, वहां पर वो सर कराएंगे। सेमेस्टर 6 में फिर से कॉर्पोरेट अकाउंट्स होगा वहां पर। तो 3 अकाउंट्स में, FA1 में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप, FA2 में पार्टनरशिप एंड FA3 में कॉर्पोरेट अकाउंट्स। ये 3 कैटेगरी है हम लोगों का। आया? फर्स्ट ईयर में FA1, सेकेंड ईयर में FA2, थर्ड ईयर में FA3। सेमेस्टर 1, 3, 5 पूरा ही स्टोरी आप लोगों के सामने बता दिया। डन? सर। क्लियर? Yes, sir. चलो जी, चलो जी। मैं लोगों को ये प्रॉब्लम जो दिया है होमवर्क के लिए दिया है बेटा, आप लोग होमवर्क करेंगे, मजा करेंगे। ये क्या है प्रॉब्लम? होमवर्क, होमवर्क। एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट कोशिश करेंगे, दिमाग को एकदम इधर उधर करके यूज करेंगे। कोई सवाल यहां तक?